कांग्रेस या इंडिया अलायंस हार जाए तो क्या होता है जानते हैं कि नहीं? कोई जनता को गाली देता है, जरा सुन लीजिए। वोटर विश्वास दे के विश्वासघात कर दे तो आप बताओ क्या करें? तो कोई गरीबों को भी गाली देता है, ये भी सुन लीजिए। हमारे जिले में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। मैंने वो जिले हाईली एजुकेटेड हैं। और इतना ही नहीं, कोई पूरे के पूरे उत्तर भारत को गाली देता है। देख लीजिए इस स्टोरी को। डीएमके के सांसद उत्तर भारत को गौमूत्र वाले राज्य बताकर अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, कांग्रेस ने जिस तेलंगाना में जीत हासिल की, उसके होने वाले मुख्यमंत्री ने तो नीतीश को ही गाली दे दी। और सिर्फ नीतीश ही नहीं, बिहार के पूरे कुर्मी समाज को। सुन लीजिए। मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ही बिलोंग्स टू बिहार। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। अब बिहार के कुर्मी समाज को ही अपमानित करेंगे तो नीतीश कुमार क्या इंडिया अलायंस की बैठक में आएंगे? अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी। और जरा ये सोचिए कि इस पूरे एपिसोड में हुआ क्या। 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस राहुल गांधी को जो सुरक्षा कवच पहना रही थी, वो तो कवच ही नकली माल निकला। और उसके बाद इंडिया अलायंस में जो कुछ हुआ, जो तबाही शुरू हुई, उसके बाद तो राहुल गांधी का बचना बड़ा मुश्किल है। आज मैं इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक से कांग्रेस हिल गई है। वहीं इंडिया अलायंस की पार्टियों के नेताओं पर वज्रपात हो गया है। कांग्रेस इन चुनाव में अपनी जीत को लेकर न केवल आश्वस्त थी, बल्कि इंडिया अलायंस की पार्टियों और नेताओं को भी झांसे में रखी हुई थी। लेकिन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के सफाई ने तेलंगाना की जीत को न केवल फीका कर दिया, बल्कि उसकी ताकत को भी खत्म कर दिया है। अब कांग्रेस ने एक चालबाजी शुरू की। इन चुनावों में खड़ी चुनौती को समझने के लिए इंडिया अलायंस की पार्टियों की बैठक 6 दिसंबर को बुलाई गई। मगर जो कोहराम मचा, उसके कारण भारी फजीहत के बाद इस बैठक को टाल दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर होने वाली इस बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने आने से मना कर दिया। लेकिन इस बैठक को यह कहकर टाला गया कि गठबंधन के प्रमुख नेता व्यस्त हैं। मगर ममता बनर्जी ने इन चुनाव के परिणाम के बाद जो बयान दिया और बैठक में शामिल होने का जो कारण बताया है, उससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस की अगुवाई और राहुल गांधी के नेतृत्व से वो काफी गुस्से में है। ममता बनर्जी ने कहा कि डिफीट ऑफ कांग्रेस नॉट द पीपुल। यही नहीं, तृणमूल नेताओं ने तो साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। और आपको मैं ये क्लिपिंग्स भी दिखा रहा हूं। यानी ये हार कांग्रेस और उससे भी अधिक राहुल गांधी के काम करने के तरीके और एटीट्यूड के कारण हुई है। नेहरू गांधी वाली कांग्रेस के इस तरीके और एटीट्यूड को ममता बनर्जी की पार्टी के मुखपत्र ने जमींदारी मानसिकता बताया है। इस मानसिकता से तुलना का मतलब यह है कि कांग्रेस अपने आप को अन्य पार्टियों से ऊपर मानती है, यानी किसी को बराबर का नहीं समझती है और अन्य पार्टियों से यह आशा रखती है कि वो जो कहे वही किया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टियां जो कहें वो कांग्रेस तब करेगी जब उसे अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं करेगी। ये है। और इसी जमींदारी मानसिकता को ही टारगेट करते हुए ममता बनर्जी ने 6 दिसंबर की बैठक में शामिल बल्कि न होने पर यह कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि 6 दिसंबर को बैठक हो रही है। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मेरा पहले से ही उत्तर बंगाल का दौरा तय है और इसीलिए मैं वहां जा रही हूं। यह बयान सुन लीजिए। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में।
उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। देख रहे हैं ना, वास्तव में दोस्तों 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम शाम तक आ चुके थे और कांग्रेस का तीनों ही राज्यों में सफाया हो चुका था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भविष्य की चिंता सताने लगी, राहुल गांधी के नेतृत्व की, और इसी चिंता में उन्होंने अफरा तफरी में इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को 6 दिसंबर को अपने घर पर बैठक करने के लिए फोन करके आदेश देने लगे। अब जरा सोचिए कि क्या खड़गे का आदेश ममता बनर्जी मानेंगी? कांग्रेस की स्वार्थी स्वभाव और अवसरवादिता पर जेडीयू के नेता ने भी सवाल उठाया, केसी त्यागी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि ये बैठक चुनाव के पहले कर ली होती तो क्या नुकसान हो जाता? हम तो एक साथ चुनाव प्रचार करने की बात कह रहे थे, उस पर भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और पता है ना, सबने अलग अलग चुनाव लड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के बाद जेडीयू ने भी ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर की बैठक में नीतीश कुमार भाग नहीं लेंगे। एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जेडीयू के नेता निखिल मंडल का एक ट्वीट दिखाता हूं, उन्होंने भी बाकी नेताओं की तरह ये कहा कि नीतीश को अलायंस का नेतृत्व दे देना चाहिए और कांग्रेस को उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। जरा देखिए ना इस ट्वीट को। इंडिया गठबंधन को अब आदरणीय श्री नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ ली, रिजल्ट भी सामने है। याद रहे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व के तरीके पर एक तरफ जहां ममता और नीतीश अपना माथा पीट रहे थे, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हार में अपने अहंकार को सहला रही थी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर हमारे नेताओं का अपमान किया था, इसीलिए कांग्रेस की हार हुई है। याद है ना क्या कुछ हुआ था? और समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की बैठक में 6 दिसंबर को शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक सच्चाई आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उसे सिर्फ 0.46% वोट मिले। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव पर भी जनता का भरोसा कम हुआ है। अब जाहिर है अखिलेश यादव को अपनी हकीकत समझ में आ रही है और इसीलिए उसने इसके बाद भी कांग्रेस से कहा कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए। और इसी प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उनका भी एक छोटा बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। हमारा तो इधर अभी व्यवस्था है, हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से, देखते हैं हो सकता है कि प्रतिनिधि जाए। देख रहे हैं ना, उधर इंडिया अलायंस की एक और प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि ये स्थिति रही तो 2014 का लोकसभा चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। मतलब साफ तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। एक और नेता की बात बताता हूं, विभाजित एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि उनको ऐसे ही परिणाम के आने की उम्मीद थी। शरद पवार का यह बयान अपने आप में साफ कर देता है कि वो कांग्रेस के तौर तरीके और एटीट्यूड को पहले से ही समझ रहे थे और जानते थे कि कांग्रेस को चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और वो मानो इसी पल का इंतजार कर रहे थे जिसमें अपने लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता बना सके। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि इंडिया अलायंस के बीच ये उत्पात दोनों तरफ से है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता अशोक चांदना ने हार के लिए डीएमके को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सनातन पर उसके स्टेटमेंट से ही हार मिली है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल ना उठे। और इसी प्रकार जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 2003 में यानी 20 साल पहले भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का इसी तरह चुनाव जीता था और उसके कुछ महीने बाद कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बाजी मार ली थी।
अब आप सोचिए दोस्तों क्या कुछ हो रहा है, मतलब कैसे ये जस्टिफिकेशन देते हैं। आप इस बात को समझिए कि 20 साल पहले क्या हुआ था इसकी याद दिला रहे हैं। यानी कांग्रेस इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह भरोसा दिला रही है कि नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। झटका जरूर है लेकिन हताश नहीं है। इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस अपने तरीके और एटीट्यूड में कोई परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोच रही है। नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठने वाले जो भी सवाल उठ रहे हैं उसमें कांग्रेस का हर नेता कोई ना कोई कारण दे रहा है उसे बचाने के लिए, जिसे पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम प्रचारित करने में जुटा है। अब देखिए ना, जयराम रमेश जहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच कोई संबंध न बताकर राहुल गांधी के नेतृत्व को बचा रहे हैं, वहीं कांग्रेसी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ये बताने में लगे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो मत प्रतिशत मिले उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। ये देख लीजिए बड़े ध्यान से। अब इस अंक गणित के बारे में दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, कोई फायदा नहीं, इसीलिए डिटेलिंग नहीं कर रहा है। एक तरह से कहें तो पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम नेहरू गांधी के नेतृत्व को सवालों की बौछार से बचाने के लिए आगे आ गया है। अब ऐसा ही एक कारण मैं आपको मध्य प्रदेश में दिखाता हूं। यहां जबरदस्त हार होने के बाद भी गांधी परिवार को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह एक नया बहाना ढूंढ लाए। नया नहीं है, ये पुराना है। उन्होंने कहा कि ये हार ईवीएम के कारण हुई है जिसमें चिप लगा है और जिसे हैक कर लिया गया है। यानी नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। हार उनके कारण नहीं भी है, ईवीएम के कारण हुई है। और राहुल गांधी के लिए सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं ढाल बन रहे हैं, बल्कि शिवसेना, जो उद्धव वाली शिवसेना है, उसके प्रवक्ता संजय राउत भी राहुल गांधी की ढाल बन गए हैं और कह रहे हैं कि ये हार तो ईवीएम के कारण हुई। जरा सुन लीजिए। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन ईवीएम का जनादेश है। और आगे देखिए, राहुल गांधी को हार का कारण बनने से बचाने के लिए जयराम रमेश ने 2003 के चुनाव का उदाहरण दिया तो दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को दोषी बताया। उससे भी बढ़िया कारण जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रविंदर शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार के बावजूद भी चारों राज्यों में भाजपा से 10 लाख वोट अधिक मिले हैं। गजब कारण है। मगर सोचिए, अगर ईवीएम खराब है तो आप तेलंगाना में कैसे जीते? अगर वोट प्रतिशत कम है तो फिर तेलंगाना में भी तो जो कांग्रेस को वोट प्रतिशत मिला वो बीआरएस से सिर्फ 2% ही तो अधिक मिला है। और अगर तेलंगाना की ही बात करें तो भाजपा का मत प्रतिशत 14% हो गया और 2018 में तो करीब 7%, 7 से कम ही था बल्कि। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस से 7% अधिक मत मिले। तेलंगाना की ही तरह से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग 2.5% मतों का अंतर रहा। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस से करीब 4% अधिक मत मिले। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस से अधिक मत भी मिला और वोट प्रतिशत भी मिला और सीटें भी मिली। लेकिन कुल वोटों की संख्या में अंतर दिखाकर कांग्रेस नेता अपने दिल को ही नहीं, राहुल गांधी के दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, पिछले एक दशक में सैकड़ों अनुभवी नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व ने उनको बौना बना दिया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस में नेहरू गांधी नेतृत्व की चाल नहीं बदली। आज कांग्रेस के पास गैर गांधी परिवार का एक अध्यक्ष तो है, लेकिन पार्टी के सारे महत्वपूर्ण निर्णय नेहरू गांधी परिवार ही ले रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव में पार्टी की हार पार्टी में बचे हुए नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी लाद देता है।
कि वे नेहरू गांधी नेतृत्व के सम्मान को बचाएं, नहीं तो पार्टी में बचे हुए नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये भावना भर दी गई है। ये नेता अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता रहे या छोड़कर चला जाए, नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व को बदला नहीं जा सकता है। और यही चुनौती इंडी अलायंस की पार्टियों के सामने भी है कि इंडी अलायंस के नेतृत्व को नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व से कैसे मुक्त किया जाए। आज देश वाकई में नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक नेतृत्व से मुक्त होना चाहता है, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। और यही मैंने इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो जेन्युइन लोग हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, बल्कि इंडी अलायंस की बाकी पार्टियां भी मुक्त होना चाहती हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुक्त हो पाएगी ये पार्टी? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैंने तो पूरी कोशिश की कि पूरा रिसर्च आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।